बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद गरीब ख़ानदान में पैदा हुई थी, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए झोंपड़ी से भाग गई। शहर में मुझे कुछ लोग मिले जिन्हें मेरी खूबसूरती अच्छी लगी और उन्होंने मुझे फिल्मों में काम दिलवाने का यकीन दिलाया और अपने साथ एक होटल के कमरे में ले गए, जहाँ पर 7 मर्दों ने मेरे साथ घर से भागने वाली लड़कियां ज़रूर देखें। हर इंसान जो गरीब पैदा होता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अमीर हो और एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारे। मगर ऐसा करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वक्त को और उसकी मुश्किलों को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर सुकून मिलता है इस ज़िंदगी में। मगर ये सब खाम ख्याली है। लोग जो हासिल करते हैं, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर उसकी बहुत भारी कीमत अदा कर चुके होते हैं। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी। बहुत ही छोटी उम्र से मैंने अपने अंदर यह एहसास शायद खुद ही महसूस किया था कि मुझे कुछ नहीं मिला। बचपन में खिलौने, अच्छा स्कूल, कपड़े, हत्ता कि मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिला। ले दे के एक स्कूल जो कि अमीर और गरीब बच्चों के लिए एक जैसा था, उसमें मेरा दाखिला भी हो गया। मगर मुझे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मैं शायद कहीं हूँ ही नहीं। वहाँ स्कूल में सब बच्चे अच्छे कपड़े पहन कर आते थे। उनके लिबास और खाने सब देखकर मैं एक अनजानी सी जलन में मुब्तला होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे ये सब मेरा है, यह सब पर मेरा हक है। मगर बहुत वक्त गुजरने के बाद मुझे एक और बात महसूस हुई कि इस दुनिया में सब अपने लिए जो करना हो खुद करते हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। मैंने घर की जानिब देखा, जहां मेरी अम्मा ने बच्चों को बगैर गिने ही पैदा कर दिया था। अब्बा जो कमाता सब महीने के अख्ताम पर खुद ही खत्म हो जाता था। खैर, मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्यों ना मैं भी मेहनत करूं और पैसे कमाऊं। दुनिया में बहुत सी लड़कियां काम करती हैं, मैं भी सही। लेकिन मुझे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि ये क्या बात हुई। अब्बा काम करता है और रात देर तक टैक्सी भी चलाता है। उसकी जो भी कमाई होती है वो खर्च हो जाती है। सारे महीने अब्बा काम करे और दौलत मिनट में ख़त्म। नहीं नहीं, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करती। शुक्र सब्र से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मुझे तो बस अपने लिए चाहिए था सब कुछ। मैं किसी से नहीं बांट सकती थी वो दौलत जो अभी मेरे हाथ तक नहीं लगी थी। मैंने उसको सोचकर न जाने क्या क्या इरादे बांध लिए थे। ये मालूम नहीं था कि ये सोच मुझे हवा में उड़ाकर मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देगी। उसके बाद मुझे एहसास होगा कि मैं कहाँ से कहाँ एक शराब के लिए सफ़र करने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ख्वाहिशें बढ़ती गईं, मगर हसरत कम न हुई। जब कोई रास्ता नज़र ना आया तो मैंने रास्ता खुद बनाने का फैसला किया, मगर मालूम नहीं था कि पहला कदम कैसे उठाऊं। इस सब के दौरान एक दिन मेरा सामना हमारी कॉलेज की एक दोस्त से हुआ। मैं उसको देखते ही पहचान गई। ये लड़की बहुत ज़्यादा अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसने भी मुझे पहचान लिया। बातों बातों में हाल अहवाल पूछने के बाद उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर इस छोटे शहर में ना होती तो किसी बड़े मुल्क में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। मैंने हसरत भरी आह से उसे देखा और कहा, ऐसे मेरे नसीब कहाँ। मैं तो शायद हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तरस तरस कर ही मर जाऊंगी। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं काम की चीज़ को हासिल नहीं कर पाती। मेरी बातें सुनकर उसने कहा, तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो। आजकल के दौर में लड़के लड़कियां बेशुमार दौलत कमा रहे हैं और अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं। खासकर तुम जैसी लड़कियां जो कि इतना हुस्न अपने पास रखती हैं। वो बार बार मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने उस वक्त मुझे खबरदार किया। मैंने कहा, नहीं, अब ऐसा वक्त भी नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिशात के लिए कोई गलत राह दूं। उसने कहा, बेवकूफ़, मैं पागल हूं क्या जो तुम्हें किसी गलत राह का मशवरा दूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, इसीलिए तुम्हें कह रही हूं कि तुम इस हुस्न का इस्तेमाल करो। बहुत से लोग हैं जो कि तुम जैसे चेहरों की तलाश में हैं। वो लोग फिल्में और ड्रामे बनाते हैं और उसके पैसे देते हैं। अगर ये फिल्में और ड्रामे लोगों को पसंद आते हैं तो वो लोग बार बार तुम जैसों को देखने की ख्वाहिश करते हैं। उसके बदले तुम्हें बहुत शोहरत और पैसा मिलता है, जिसकी वजह से तुम अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता। मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जो कि तुमसे भी गरीब थी और आज वो दूसरे मुल्कों में बहुत आसाइश की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं उसकी बातें हैरान होकर सुन रही थी, मगर मुझे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं किस जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे ऐसे यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त कोई नहीं देगा और इस जगह रहकर तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। पर मेरी दोस्त वापस चली गई। मेरे दिमाग में उसकी बातें घूम रही थी। क्या मैं वाकई में हसीन हूँ? मैंने आईने में खड़ा होकर अपना जायज़ा लिया। मुझे अच्छे से याद है, मैं ज़रा सा तैयार होकर बहुत प्यारी लगती हूँ।
और इस बात की तस्दीक मेरे तमाम ख़ानदान वाले करते हैं। मुझे बस अब यही सोच खाई जा रही थी। मेरा दिमाग अपने दोस्त की बातों में अटक गया था। मैंने टेलीविज़न पर एक ड्रामा देखा जिसमें लड़की ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसे खूब तैयार किया हुआ था। ड्रामा ख़त्म होने के बाद काफ़ी लोग उससे इज्जत से पेश आ रहे थे। मैंने ऐसे ही अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं। अच्छा नाम, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा पैसा, इन्हें सब कुछ मिलता है। कितनी आसाइश की ज़िंदगी गुजारती हैं, सब कुछ तो है इनके पास। अम्मा ने भी ट्रांस की कैफियत में जवाब दिया, हाँ पुत्री, सही कह रही है, इनके पास सब कुछ है, मगर सिवाय इज्जत के। मैंने हैरत से अम्मा को देखा और बोली, अम्मा, ये कितना बड़ा हुजूम है, तू टेलीविज़न में देख ही रही है। ये इस औरत की इज्जत के लिए ही है। अम्मा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, झल्ली, तो इन सबकी नज़रों में जो एहतराम देख रही है, यह एहतराम नहीं बल्कि हवस है, जिससे तू और ये लड़की जिसके एहतराम में ये खड़े हैं बेखबर है। मैंने अम्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो सब है यही असल ज़िंदगी है। मुझे बस एक कदम उठाना था और आगे मेरे मुस्तकबिल का सामान जगमगा रहा था। मुझे अब सब कुछ बेरंग सा लगने लगा था। मैं बेसब्री से अपनी सहेली के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर वो उस वक्त आई नहीं। मुझे तो उसका इंतज़ार था। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, मेरी फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो गई। वही घर के काम, 4 दीवारी और एक टेलीविज़न मेरी ज़िंदगी बन गई। मैं बस खामोश हो चुकी थी और अपना नसीब समझकर ये सब हालात कबूल कर लिए थे। आज़ादी और दौलत मेरे नसीब में नहीं थी। अम्मा अक्सर मुझे खामोश देखकर पूछती कि क्या हुआ है, मगर मैं उसको कोई ख़ास जवाब न देती। क्या बताती कि जो ख्वाब मैंने देखे थे वो पूरे होने से पहले ही टूट चुके हैं। अब्बा अक्सर हम बहन भाइयों को झाड़ता रहता था, मगर अब मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे तो बस ये ज़िंदगी बेरंग लगने लगी थी। कई दिन गुजर गए थे जब एक दिन अचानक मेरी सहेलियों ने आकर बताया कि दूसरे शहर से हमारी कॉलेज की दोस्त आई है। मैं तेज़ी से घर से निकली और उसकी गली की तरफ दौड़ी, मगर गली में काले रंग की इतनी बड़ी कार देखकर मैं तो हैरान हो गई। मैं समझी कि गांव वालों को जलाने के लिए मेरी सहेली बड़ी गाड़ी किराए पर लेकर आई है। ख्वाहिशात और हसरत का समंदर जो मेरे अंदर थम सा गया था, एक मर्तबा फिर से सर उठाने लगा। मैं बेकरार से उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो वो सामने महंगे कपड़ों और हाथ में पर्स लिए बैठी थी। मैंने उसे देखा और नाराज़गी से कहा, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। उसने मुझे अजीब ढंग में जवाब देते हुए कहा, अरे मेरी जान, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली थी ये सोचने की कि मैं तुमसे वादा करके गई हूँ। काम ही इतना था। और आओ तुम बैठो, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, जल्द ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे जल्द की परवाह नहीं है, मगर मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर करो, बल्कि मैं तुम्हें खुद एक मशवरा देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ही ज़रूरत है। मेरे दोस्त ने कहा, मैं जानती हूँ ये गुर्बत की ज़िंदगी किसको पसंद होती है, इसीलिए मैंने अपना रास्ता अलग चुना और मॉडलिंग में आज अपना डंका बजवा लिया। मेरे पास बेशुमार दौलत और आसाइशें मौजूद हैं। ये जो गाड़ी तुम देख रही हो परसों ही मैंने निकलवाई है। जहाँ दिल चाहता है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है और आज के दौर में सिर्फ पैसे की ही अहमियत है। मैं उसकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी, जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। उसने जब मुझे इतना मुतवज्जा देखा तो बोली, तुम बस मेरी बात सुनो, अपने माँ बाप को राज़ी करो और यहाँ से निकलो। शहर में मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूंगी, मैं काम भी दिलवाऊंगी। मैं एकदम ठहर गई। असल वजह तो यही थी कि अम्मा इन टीवी ड्रामे वालियों को देखना पसंद नहीं करती थी। तुम मुझे कैसे इजाज़त देती। मेरी दोस्त ने मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखे और बोली, अगर तुम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहती हो तो कोई मजबूत फैसला लो। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थामा और बोली, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं कोई फैसला ले सकूं। तो उसने कहा कि अगर फैसला नहीं लेना चाहती तो अपनी हसरतों पर यहीं बंद बांध लो, क्योंकि जब तक तुम एक कदम नहीं उठाओगी अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगी। मैंने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। उसके जाने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। घर वापस आकर मुझ में एक नई फुर्ती आ चुकी थी। मैंने अब्बा को गौर से देखा जो अभी काम से आया था, और दूसरी तरफ अम्मा को देखा जिसने अब्बा के सामने लाकर 2 रोटी और प्याज रख दी थी और दिन भर की रुदात सुना रही थी। कच्चा घर, सहन में मुर्गी और इतने बच्चे देखकर मुझे एक झंझलाहट सी होने लगी थी। एक तरफ ये हमारा घर और दूसरी तरफ मेरी सहेली का आलीशान घर, उसकी गाड़ी, उसका पहनावा, सभी कुछ तो मुझसे मुख्तलिफ था। हत्ता कि उसकी सूरत मुझसे कमतर थी, मगर उसके नाज नखरे मुझसे बालातर थे।
मैं ना चाहते हुए भी अपनी सहेली से हसरत करने लगी थी। ये हसरत और ख्वाहिशें मेरा दिमाग खराब कर रही थी कि मुझे यहाँ से फरार चाहिए थी। आखिरकार मैं एक फैसले पर पहुंच चुकी थी। मैंने घर से बाहर निकलकर एक नज़र उस घर को देखा जहां मेरे माँ बाप बेखबर सो रहे थे। अचानक मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, मगर मैं ज़मीर पर पांव रखती हुई निकलती चली गई अपनी नई मंजिल की तरफ, जिसका नाम रास्ता मुझे कुछ भी मालूम न था। ना ही अंजाम की खबर थी, ना ही कोई रहबर था, ना ही कोई रहनुमा। रात के उस पहर मुझे एकदम खौफ की लहर महसूस हुई, मगर फिर अपनी सहेली की बात याद करते हुए मजम्मत आ गई कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। लड़के नहीं डरते तो लड़कियों को भी नहीं डरना चाहिए। मैं अहमक कदम ब कदम चलती चली गई और अपने पिछले निशानात पलट कर भी ना देखे। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को किस मुसीबत में छोड़कर जा रही हूँ। मेरे मासूम बहन भाई कैसे लड़ेंगे जालिम जमाने की बातों से। मगर उस वक्त मुझ पर सिर्फ दौलत और ख्वाहिशात हासिल करने का भूत सवार था। मैं बस स्टैंड पर बैठी, बस के आते ही मैं उसमें सवार हो गई। न जाने मैं किससे छुप रही थी, जबकि ज़माने के सामने आने के लिए तो मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था। शायद मुझ में अभी इतनी झिझक बाकी थी कि मैं इस दुनिया का सामना करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मगर नहीं, मुझे खुद में हिम्मत पैदा करनी होगी। मुझे ये कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे हौसले, मेरी ख्वाहिशें भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। मैंने एक नज़र बस में देखा जहाँ सब लोग नीम गुनूदगी में थे। इतने अनजान चेहरों को देखकर मुझे अपने अंदर कपकपी महसूस हुई, क्योंकि मैं घर से पहले अकेले कभी भी नहीं निकली थी और किसी सवारी पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब्बा या अम्मा मेरे साथ होते थे, किसी सहेली के घर जाना होता तो छोटे बहन भाई साथ होते। आज इतने बड़े सफ़र पर मैं अकेली निकल पड़ी। डर तो लगना फ़र्ज था। न जाने कब अपनी ही सोच के ताने बाने जोड़ते जोड़ते मेरी आंख लग गई। जिस नींद में सोई थी अगली सुबह मैंने उठ जाना था, मगर जिस भंवर में मैं फंसने जा रही थी उसकी तो कभी सुबह होनी ही नहीं थी। मगर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी दिल में खौफ सा था। मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होना है, मगर अब मुझे पीछे नहीं हटना था। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और मेरी आंखों के गोशे न जाने क्यों नम हो चुके थे। सोच के समंदर में गर्क अचानक झटका लगने से मैं होश की दुनिया में वापस आई। मैंने देखा कि सब मुसाफिर उतर रहे हैं। बस के कंडक्टर ने बताया कि ये आखिरी स्टॉप है। मैं भी वहीं उतर गई। अनजान शहर को मैं चारों तरफ हैरासा होकर देख रही थी। वहां से निकलने के बाद मैं उस जगह गई जहां मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि मुझे वहां काम मिलेगा। दिल में बहुत वसवसे थे। मैंने उस इमारत को देखा जो कि जमीन पर मजबूती से खड़ी थी। मैंने एक कदम बढ़ाया और उस शीशे से बनी इमारत में चली गई। अंदर शायद कुछ लड़कियां और भी थीं जो मेरी ही तरह काम की तलाश में आई थी। वो बाहर निकल रही थी। मैंने उन्हें देखकर उनसे कहा कि मुझे इस लड़की ने भेजा है। तो मेरी बात सुनकर कुछ लड़कियों ने मुझे हैरत से देखा और एक ने आगे बढ़कर कहा, जी जी, आपका जिक्र हुआ था, आप सामने वाले कमरे में चली जाएं। मैं झिझकते हुए उस कमरे में चली गई जो कि शीशे का बना था। मेरे कदम डगमगाए जरूर थे, मगर मैं संभल गई। आखिर इतना आगे आकर मैं वापस नहीं जा सकती थी। मैं अंदर गई तो एक अफसर जो कि काफ़ी सूट बूट पहने हुए था मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे उसका मुस्कुराना अजीब लगा, मगर फिर याद आया कि ये सब तो यहाँ आम है। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो अफसर बोला, मैं आपका ही मुंतजर बैठा था। यहाँ आप जैसी लड़कियों को तैयार किया जाता है ताकि वो अगले आने वाले ड्रामों में काम कर सकें। आपको पहनावे और बोलने के तरीके सिखाए जाते हैं ताकि आप हर तरह के रंग में ढल जाएं और कामयाबी हासिल कर सकें। मैंने फ़कत इस बात पर सर हिलाया। हाथ से पहले मैंने कभी किसी मर्द से बात ही नहीं की थी, और दूसरा शहर, अनजान लोग, अनजान काम, बहुत से वसवसे मुझे घेर रहे थे, मगर मैं फिर भी पत्थर की बनी बैठी थी। अचानक मेरी नज़र उस शख्स की पुश्त पर गई जहाँ पीछे सुर्ख रंग की दीवार थी, मगर उस दीवार को देखकर मैं मबहूत सी हो गई। कुछ तो था उधर जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। अचानक से मुझे कोई साया लहराता हुआ महसूस हुआ। मैंने फौरन चौंक कर कहा, वहाँ दीवार के पीछे कोई है। मेरी आवाज़ सुनकर वो भी पीछे पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ये रिफ्लेक्शन है, देखने में लगता है जैसे कोई हो। मैं अपनी गैर दानिस्तगी पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। उस अफसर ने कहा, मैं आपको अपने ड्राइवर के साथ एक हॉस्टल में भेज रहा हूँ जहाँ आप जैसी बहुत सी लड़कियाँ पहले से ही रह रही हैं। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिलाया और वापस बाहर की तरफ निकल गई। वो ड्राइवर मुझे जिस जगह उतार कर गया था वो एक अच्छा इलाका था। मैं उस घर के अंदर गई जहाँ एक गार्ड ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। अंदर जाकर देखा तो तकरीबन 10 लड़कियां थीं, जिनमें से कुछ ने मुझे तनफ्फुर से देखा और कुछ ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया।
मैं भी एक कमरे में चली गई जहां पहले से ही 2 लड़कियां मौजूद थीं। अभी मैं कोई बात कहती, अचानक एक उधेड़ उम्र की औरत उस कमरे में आई तो उसकी जिसामत और बात करने का तरीका देखकर मैं हैरान हो गई। वो बोली कम और धारते हुए कहने लगी, तुम लोग यहाँ जो भी करने आई हो मैं जानती हूँ, मगर आपस में मरासिम बढ़ाने से परहेज करना, क्योंकि ये एक हॉस्टल है। यहाँ हम किसी भी तरह की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब लड़कियां उसे देखकर सहम गई। ये बात मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। उस औरत के जाने के बाद एक लड़की मेरे पास आई और बोली, तुम इसकी बातों पर ध्यान न दो, सर ने इसे यहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ है, ये बेफजूली हुक्म झाड़ती रहती है। मैंने कहा, मगर मैं तो उसको देखकर डर गई थी। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, हाँ हम लोग भी शुरू शुरू में डर जाते थे, लेकिन अब हम इसको डराने का काम करते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं ये भी भूल गई कि मैं किस आजमाइश से लड़कर यहाँ तक पहुंची हूँ। खाना खाने के बाद अचानक मेरा सर भारी हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कल रात से सोई ही नहीं। मुझे सर दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। जल्दी से मैं अपने बिस्तर पर जा लेटी और न जाने कब सो गई। शदीद घबराहट थी, पसीने से मेरा जिस्म तर था, प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे, मगर पानी का नामो निशान नहीं था। मुझे लगा कि अगले लम्हे मेरी आंखें ना खुली तो मैं बेदम सी हो जाऊंगी। अचानक ही मैं उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वक्त देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा, प्यास का एहसास हुआ तो मैंने पानी देखा, लेकिन वहां पानी नहीं था। सोचा कि बाहर किचन से जाकर पी लेती हूँ। दुपट्टा संभालती मैं बावर्ची खाने की तरफ गई तो देखा कि वहां एक साया है जो कि मेरे आने की वजह से खबरदार हो चुका था। मैं तो खौफ की वजह से पीली ही पड़ गई थी। पहले मुझे ख्याल आया कि कोई चोर आया होगा। मैं शोर मचाने लगी और तभी सब लड़कियां उस जगह जमा हो गई। उस मैनेजर औरत ने मुझे चीखते हुए देखा तो बोली, क्या हो गया है, रात के इस वक्त गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने जरा ठहर कर कहा, इस जगह कोई है, अभी मुझे देखकर इस तरफ आ गया है। सबने मुझे हैरान को नजरों से देखा और बहलाते हुए मुझे कमरे में ले गए। मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई तो मैंने महसूस किया कि सारी लड़कियां मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुई थी। मैंने अपने कमरे में मौजूद लड़की से कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। उस लड़की ने कहा, तुम अभी नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यहाँ के माहौल की आदत हो जाएगी। मैंने कहा, कैसी आदत? मगर वो लड़की करवट लेकर लेट गई। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे कुछ ही दिनों में इतनी शोहरत मिली कि मैं एक नामवर अदाकारा बन गई। मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मेरा एक खानदान था, मेरे बहन भाई थे। मैं सब कुछ भूलकर अपनी आराम और आसाइश के ख्वाब भरी जिंदगी गुजार रही थी। मुझे एक बार भी अपने बूढ़े बाप और माँ का ख्याल ना आया। मैं खासी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। आना जाना, लड़के लड़कियों के साथ फिरना, दोस्ती करना मेरे लिए आम सी बात थी। मगर अक्सर जब मैं सर के ऑफिस में जाती तो वो लाल दीवार देखकर हैरान जरूर होती। इतनी बेतकल्लुफी के बाद भी मैं उन लोगों से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। अब तो मैंने अपना एक अलग घर भी ले लिया था जिसमें मैंने अपने ख्वाब पूरे किए थे। एक रात मैंने ख्वाब में अपनी माँ को परेशान देखा तो अगला पूरा दिन बेकरार गुजरा। सोचा कि एक बार जाकर उनसे मिल लूं, माफ़ी मांगू। हो सकता है कि दौलत देखकर उनका भी दिल पिघल जाए और मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ये सब मेरी खाम ख्याली थी। अपनी बातों को अमली जामा पहनाने के लिए मैं तैयार हुई और उसी राह पर निकल पड़ी जहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची थी। मैं तो ये सोच कर निकली थी कि पैसा सब कुछ था, मगर अब मैं वापस आ रही थी और यही ख्याल मुझे बार बार झंझोड़ रहा था कि क्या वहाँ सब वैसा होगा जैसा मैं छोड़कर आई थी। वो घर, वो गलियाँ, एक एक जगह से गुजरते हुए मुझे अपना बीता कल याद आने लगा। सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगा था। अम्मा अब्बा का डपटना, बहन भाई की लड़ाई। मैं नम आंखों से मुस्कुराते हुए गुजरे हुए कल को याद कर रही थी कि अचानक झटके से गाड़ी रुकी और माजी से निकलकर हाल में आ गई। मैंने सोचा कि शायद गली छोटी होगी इसीलिए गाड़ी अंदर नहीं जा रही, तो ड्राइवर ने मुझे पलट कर देखा और बोला, बाजी आगे तो गली बंद है, आपने तो कहा था इस गली के सामने की तरफ से लेना है। मैंने कहा, हाँ दाएं तरफ मेरा घर है। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि आगे तो रास्ता ही नहीं था। दिमाग पर जोर देने पर मालूम हुआ कि मैं 2 साल बाद यहाँ वापस लौटी हूँ। मेरे पीछे क्या होता रहा मुझे क्या खबर। अचानक से माँ, बूढ़ा बाप और बहनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने लहराए। मैं तेजी से बाहर निकली और आसपास घरों में मौजूद लोगों से अपने माँ बाप के बारे में दरियाफ्त करने लगी। उन लोगों ने मुझे हैरत से देखा और बोले कि जाने कहाँ चले गए हैं, हम नहीं जानते। ये कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए। क्षण से मेरी आंखों में कुछ टूटा और फिर याद आया कि मैं तो एक घर से भागी हुई लड़की हूँ। उन लोगों का आंखें फेरना बिल्कुल ठीक है। लाख पूछने के बाद भी
मुझे मेरे माँ बाप का ना पता चल सका और टूटे दिल के साथ मैं वापस अपनी मंजिल, अपने शीशे के महल में आ गई। अचानक मेरा दिल हर एक चीज़ से उठ चुका था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रब की तरफ रुजू किया जाए। इससे पहले कि मैं अपनी सोच पर अमल करती, अचानक मेरा मोबाइल बजा और सर का नंबर देखकर मैंने कॉल उठाई। आगे से हुक्म मिला कि एक मीटिंग है। होटल और जगह का मुझे बता दिया गया था। वक्त होने वाला था तो मैं सीधा वहां की तरफ चल दी। सारे रास्ते में गायब दिमागी से इधर उधर से जाते लोगों को देखने लगी। तभी ड्राइवर ने कहा कि बाजी, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने कहा, अच्छा तुम पेट्रोल भरवा लो, सामने ही वो होटल है, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। मैं गाड़ी से निकली और उस होटल की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेख्याली में गुजरते हुए मैं एकदम से रुक गई। किसी की आवाज़ ने मेरे कान खड़े कर दिए और पाँव ही थम गए। उस आवाज़ को तो मैं पहचान सकती हूँ। ये सर की आवाज़ थी, जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो किसी से कह रहे थे, सारी लड़कियों को आज रात खाने में नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया जाएगा और बेहोशी की दवा इतनी तेज़ होगी कि उन्हें दुबई जाकर ही होश आएगा। इस डिलीवरी में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लड़की कम हुई तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मैं फौरन सर की सारी बात समझ चुकी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरी सहेली मुझे शोहरत के नाम पर किस दलदल में फंसा कर चली गई। मैंने तो सुना था कि वो दुबई में शिफ्ट हो गई है और वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन उस अच्छी ज़िंदगी का राज आज मालूम हुआ। ये सब मैंने क्या कर दिया। इन चंद कागज़ के नोटों और आसाइश और इज्जत के लिए अपने खूनी रिश्तों को पीछे छोड़ाई। मैं अभी इसी भवन में फंसी हुई थी जब सर ने मुझे देखा, लेकिन मैंने उन पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उस कमरे की तरफ चली गई जहाँ सब मीटिंग के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मगर मैंने अपने परस से एक चीज़ बाहर की तरफ फेंक दी थी। मैं एक कमरे में गई। आज मेरे दिल में कोई भी चाह, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। कमरे के अंदर कदम रखते ही मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वहाँ 7 मर्द मौजूद थे, 8वां सर था और मैं एक अकेली औरत। वो लोग अपनी फिरौनियत जाहिर करने के लिए जैसे ही मेरी जानिब कदम बढ़ाने लगे, वो मुझे पकड़ने ही वाले थे कि अचानक मैंने उन लोगों को धक्का दिया। मगर मैं अकेली क्या करती। इतनी देर में पूरे होटल में एक शोर बरपा हो गया कि आग लग गई है, आग लग गई है। वो लोग मुझे छोड़कर इधर उधर भाग चुके थे और मैं अपनी हालत पर रो भी न सकी। मेरा ड्राइवर, जो कि मेरी तलाश में आया था, मुझे उसी हालत में उठाकर अस्पताल ले गया। मगर मैंने अस्पताल जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। जो मालूमात मेरे पास थी वो पुलिस को देने के बाद मैं बेहोश हो गई। 2 हफ्ते बाद मुझे होश आया तो पता चला कि वो कोई मॉडलों को काम सिखाने वाला आदमी नहीं था, बल्कि एक माफिया ग्रुप का मैनेजर था। वो लड़कियों को अगवा करवाता था और दूसरे शहरों में ले जाकर सप्लाई कर देता था। अपने ऑफिस में उस लाल कलर की दीवार के पीछे उसने ऐसे बहुत से राज दफन किए हुए थे। बहुत सी लड़कियों के उसने नकली पासपोर्ट भी बनाए थे मुल्क से बाहर जाने के लिए। ये सब काम होते थे ताकि दौलत कमाई जा सके। उस हॉस्टल में भी रात रात भर हैवानियत का गंदा खेल खेला जाता था। लड़कियों को खाने में नींद की दवा देकर उनको लूट लिया जाता था और उन्हें अपने ख्वाबों की बहुत गहरी कीमत चुकानी पड़ती थी। उन सब लड़कियों को, जिनमें मैं भी शामिल थी। मैं बेआवाज़ रोती चली गई। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं उठी, वज़ू किया, 2 नफिल शुक्राने के अदा किए और अपने रब से दुआ के लिए हाथ उठाए। ज़बान साथ नहीं दे रही थी, मगर आंखें थीं कि झरने की तरह बहने लगी। दिल पर बहुत बोझ था जो शायद आंखों के जरिए बह रहा था। काफ़ी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैं लेट गई। न जाने कब मैं गहरी नींद में सोती चली गई। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये ख्वाब है। मेरी अम्मा और छोटी बहन मेरे साथ खड़ी थी। मैं उनसे लिपट गई। न जाने कितनी देर मैं अपनी अम्मी से लिपटी रोती रही। अम्मा से अलग होकर मैंने बेकरारी से अब्बा का पूछा तो उसने कहा कि वो न जाने दीवाना होकर कहाँ निकल गया है। जवान बेटी के घर से जाने के बाद क्या गुजरती है तू क्या जाने। मैंने अम्मा से माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने तड़प कर अपनी माँ के आंचल में यही दुआ की, किसी बूढ़े गरीब बाप को ये दिन ना दिखाना जो मेरे माँ बाप ने देखा। हमने बहुत ढूंढा मगर अब्बा नहीं मिले। अम्मा भी इस जालिम दुनिया में कुछ अरसे बाद मुझे तन्हा छोड़ गई। अब मैं एक टीचर हूँ और आम सी तनख्वाह में अच्छा घर चला रही हूँ, बहन भाइयों को पाल रही हूँ। ये सब मुझे परेशान नहीं करता। अक्सर रात को सोने से पहले मुझे यही सोच आती है कि शायद मैं उस वक्त इस समझदारी का मुजाहरा करती तो हालात मुख्तलिफ होते, मगर अब तो बस पछतावा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।